हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 में आज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसमें आज का टॉपिक है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि पूरी यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट या दो पार्ट की एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही फिनोमेना स्पेस में भी होती है। स्पेस में आपके पास प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वे सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, कोई भी प्लैनेट है वो सन के या किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करने के लिए उस सर्कुलर पाथ को बनाए रखने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की नीड होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होता है, ठीक है। और उसका जो पाथ है वो हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। तो इसी चीज को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे टाइको ब्राह थे, ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उन लोगों ने बताया कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये एज्यूम किया उन्होंने कि सर्कुलर पाथ में घूमता है। बाद में उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किए और उसको रखे। बाद में केप्लर्स ने जोहान्स केप्लर ने उनको उस डिटेल्स को स्टडी किया, डेटा को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक नया लॉ रिप्रेजेंट किया जिसको हम केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। प्लैनेट का सन के अराउंड रिवॉल्व करने की जो पैटर्न है वो उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और इसके बेस पर 3 लॉ उन्होंने बनाए। केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो मोशन है ना, ये सब प्लैनेट्स के हैं, ठीक है, इसलिए हम प्लैनेटरी मोशन भी इसको बोलते हैं। तो इसी सीक्वेंस में थोड़ा इनका ब्रीफ हम जान लेते हैं। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केप्लर made a detailed study of the motion of the planets around the sun. He worked out 3 empirical laws that govern the motion of the planet around the sun. These laws are called Kepler's laws of planetary motion. ठीक है, तो ये जो 3 लॉ बनाए जोहान्स केप्लर ने, जो जर्मन के थे, जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इन्होंने जो 3 लॉ बनाए जो किसी भी प्लैनेट के मोशन को अराउंड द सन गवर्न करता है, उसको हम नाम देते हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। इसमें उनका जो फर्स्ट लॉ है ये केवल पाथ को डिस्क्राइब करता है कि कोई प्लैनेट अगर सन के अराउंड घूमता है तो उसका पाथ कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit, elliptical path, not circular path, elliptical path, elliptical orbit with the sun situated at one of the foci of the ellipse. मतलब कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो शेप आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हल्का ओवल शेप में है, इसको हम नाम देते हैं इलिप्स, ठीक है। ये इलिप्स है और हर इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, फोकस F1, फोकस F2, ठीक है, 2 फोकस इसमें होते हैं। तो ये जो इलिप्स है, ठीक है, इसी शेप में एक ऑर्बिट बनती है किसी प्लैनेट का अराउंड द सन, ठीक है। इस ऑर्बिट को हम नाम देते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो किस ऑर्बिट में करते हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं और सन किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। या तो F1 पर आ सकता है या F2 पर आ सकता है। तो सन का जो पोजीशन है वो किसी एक फोकस पर होगा और इसी के अराउंड कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक का फर्स्ट लॉ है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun
situated at one of the focus of the ellipse। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लॉ है इसने क्या डिस्क्राइब किया, क्या एक्सप्लेन किया, एक पाथ को, किस पाथ पर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं अब कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसका पाथ इलिप्टिकल होता है। ठीक है, और चूंकि इसमें दो फोकस होते हैं तो सन किसी एक फोकस पर सिचुएटेड रहता है, इसका पोजीशन किसी एक फोकस पर होता है और प्लैनेट उसको और उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ आप जो पढ़ेंगे तो सेकंड लॉ बिल्कुल इजी है, थोड़ा इसमें आपको टेक्निकल चीज समझनी है। हम इसको देखते थे, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ईच प्लैनेट मूव्स in such a way that an imaginary line drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time। ठीक है, इसको जरा समझना है तो आप ऐसे समझिए कि अभी आपके पास ये सन है, मान लिया किसी फोकस पर है, F1 पर है, और ये कोई प्लैनेट है P जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि हमारे पास हमारा जो प्लैनेट है वो P, ये किसी एक पोजीशन पर है, P1 पोजीशन पर है। ठीक है, इसका इनिशियल पोजीशन है P1। तो जब आप P1 को सन से ज्वाइन करेंगे तो जो इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है, इसी की बात कही गई है कि प्लैनेट से और सन तक अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया जाए तो वो लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप कर लेता है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ आपको। मान के चलिए कि कोई प्लैनेट P1 से P2 पर जाते समय कुछ टाइम लेता है, सपोज वो एक मंथ का टाइम लेता है। ठीक है, तो ये एरिया ये जो लाइन है SP1 ये एक मंथ में 30 डेज में कुछ एरिया स्वीप करेगा और स्वीप करके कहाँ चलाएगा, P2 पर। ये जो P1 पोजीशन है वो कहाँ चलाएगा, P2 पर। ठीक है, तो ये जो लाइन थी SP1 अब क्या हो जाएगा SP2। तो जो एरिया स्वीप किया वही एरिया स्वीप होगा P3 से P4 पर जाते समय। और यहाँ अगर 1 मंथ का टाइम लगा था तो यहाँ भी टाइम कितना लगेगा, 1 मंथ लगेगा। ठीक है, और ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लैनेट अगर P1 से P2 पर आते समय 1 मंथ का टाइम लेता है तो P3 से P4 जाते समय भी 1 मंथ टाइम लगेगा। ठीक है, और उतने इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन राइट द एरिया ऑफ P1 SP2 जो ट्रायंगल शेप में है। तो हम अगर यहाँ पर P1 P2 को चूंकि ये कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा ये शेप हो तो इसको हम लाइन मान सकते हैं। लेकिन अगर एरिया अगर आप उसको कर्व अगर मानते हैं आप तो जो शेप बना हुआ है तो उसका नाम लिख लीजिए एरिया ऑफ शेप P1 SP2 इक्वल टू एरिया ऑफ शेप P3 SP4। ठीक है, ये दोनों एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब जरा कुछ समय यहाँ पर लगाइए कि टाइम तो दोनों में एक ही लगा ना, P1 से P2 तक आने में जितना टाइम लगा था वही टाइम P3 से P4 आने में लगा। टाइम हो गया कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी से अगर टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम ये मानते हैं कि ये टाइम दोनों जगह इक्वल लगा है, टाइम इक्वल लगा है, तो यही टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम अगर डिस्टेंस कम होता है तो उसको कवर करने में टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कम समय लगेगा। अगर स्पीड कम है तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसी से यहाँ पर समझा दूंगा
तो ये जिस समय प्लेनेट P1 पर था तो सन से उसकी जो डिस्टेंस था वो sp1 था, और जब वो P3 पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो उसका डिस्टेंस सन से कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और दोनों को अगर देख लिया जाए तो ये sp1 ज्यादा डिस्टेंस है sp3 से, ठीक है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, सोचिए यहाँ पर डिस्टेंस की बात ज्यादा हो गई, तो अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया और टाइम को हमें क्या लेना है, इक्वल लेना है। चाहे डिस्टेंस कम है या डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम को इक्वल लेना है हमको, तो हमें क्या बढ़ाना घटाना पड़ेगा, स्पीड, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई डिस्टेंस कम है, ठीक है, और हमको किसी पार्टिकुलर टाइम में यहाँ पर पहुंचना है, तो किसी स्पीड से हमको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे पहुंचते हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। या अगर कोई डिस्टेंस बहुत बड़ी है और हमको उतना ही टाइम में पहुंचना है जितना टाइम में हमने छोटे डिस्टेंस को कवर किया है, तो बड़ा डिस्टेंस अगर होगा और उतना ही टाइम पहुंचना है तो इसको कवर करने के लिए स्पीड उसकी बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तब जाकर उतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। लेंथ छोटा रहेगा तो टाइम अगर सेम रहना है, किसी पार्टिकुलर टाइम में चलना है तो स्पीड को कम रखेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा डिस्टेंस है और सेम टाइम में पहुंचना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये बता सकते हैं कि यहाँ sp1 ये ज्यादा डिस्टेंस है और sp3 कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो P1 से लेकर P2 तक स्वीप करने में जो भी स्पीड रहा होगा, ठीक है, वो स्पीड ज्यादा होगा और P3 से P4 आते समय स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है कि जब भी प्लेनेट सन से दूर रहेगा स्पीड उसकी कम रहेगी, और जब स्पीड ज्यादा रहेगा और जब पास आएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट में अभी दूसरा जगह आपको यह पढ़ना नहीं था, आपको केवल स्टेटमेंट याद करना है कि केपलर सेकंड लॉ क्या है और किसके बारे में ये बात करता है। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, याद करेंगे और ये फिगर याद करेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड इसका लॉ है तो फिर आप कल इसको फाइंड करो।